ममता दी फ्रस्ट्रेट हो रही है कि कॉन्फिडेंट हैं? मोदी जी और अमित शाह जी क्या स्ट्रैटेजी लेके वेस्ट बंगाल में पहुंचे हैं? कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है? ये सब के बारे राइट। में हम बातचीत करेंगे अवनीश शर्मा जी के साथ, जिनको आप सब लोग जानते हैं, ही डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। तो नमस्कार अवनीश जी। नमस्ते जी। अच्छा अवनीश जी, ये क्या दर्शाता है, ये जो हो रहा है पूरा बंगाल में जो हो रहा है, वो क्या कंक्लूजन निकालते हो आप? बिल्कुल, देखिए, बंगाल के वोटर्स की एक साइकी, बंगाल कभी किसी को सत्ता में लाता नहीं, बंगाल किसी को पावर में लाता नहीं, या बंगाल किसी को पावर में लाने के लिए वोट नहीं करता। बंगाल का वोटर हमेशा किसी को पावर से हटाने के लिए वोट करता है। पहले तो ये प्रिंसिपल फिलॉसफी बंगाली वोटर के माइंडसेट की समझ लीजिए। बिल्कुल सही जी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, कैसे ऐसा होता है कि मुझे ऐसे ज्ञान आया और मैंने कह दिया। क्या मैं बंगालियों से चिढ़ता हूँ इसलिए मैंने कह दिया? क्या बंगाल में हमारे टाइप या पसंद वाली कोई गवर्नमेंट नहीं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। आप बहुत पहले जाइए, लेफ्ट के 32-33 ईयर्स के रिजिम के और पहले जाइए। कांग्रेस को हटाने के लिए वेस्ट बंगाल ने पहला मैंडेट दिया और लेफ्ट आया। लेफ्ट जब आया तो उसको उसने 3 डिकेड्स तक कहा रखो। अब जरा इसके सामने एक और दूसरा माइंडसेट लाते हैं वोटर्स का। आप राजस्थान में देखो, हम लोग बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि राजस्थान रोटी पलटता है, 5 साल इसको देखता है, फिर 5 साल उसको देखता है। लेकिन बंगाल की एक और अलग साइकी है, वो एक बार जब जिसको लाता है तो उसको एक लंबा वक्त देखता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने डिसीजन पर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, फिर वो उसके प्रोस कॉन्स भी झेलता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग बैठ के यहाँ ज्ञान दें कि 33 इयर्स के रिजिम में लेफ्ट ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, वहां के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, इंडस्ट्री को जीरो कर दिया। हम लोगों को पता है और बंगालियों को नहीं पता है, उनको पता होता है। सही कह रहे हो। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, नेहरू जी ने कहा था असम के लिए, असम इज ए प्लेस ऑफ लाहे लाहे। बंगाल के लिए मैं कहता हूँ कि बंगाल इज ए प्लेस ऑफ परम लाहे लाहे। आप बंगाली कल्चर को देखिए, बंगाली फूडिंग को देखिए, फूडिंग हैबिट को देखिए, बंगाली बातचीत की शैली को देखिए, बंगाली आप म्यूजिक देख लीजिए, थिएटर देख लीजिए, बंगाली सिनेमा देख लीजिए, जिसपे वो बहुत ज्यादा अपनी बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली प्राइड को लेके चलते भी। तो लेफ्ट को भी उन्होंने 33 ईयर्स देखा और खुद बर्बाद भी होते रहे। लेकिन उनके साथ एक गेम हुआ बंगालियों के साथ। वो लेफ्ट के इस गुण को पहचानने से चूक गए कि लेफ्ट ने पूरी दुनिया में अकेले भारत के अलावा 50s में केरल का एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जहां पर वोटर्स से चुन के कोई लेफ्ट पावर में आया हो, वरना पूरी दुनिया में उसने तानाशाह पैदा किया। अब मुझे ये बताइए, जिसके डीएनए में, जिसके पॉलिटिकल और जिसके आइडियोलॉजिकल डीएनए में तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, तो इंडिया जैसे देश में जहां की डेमोक्रेटिक मॉडल है, उसको मजबूरी है कि भाई विवाह संस्था इस गांव में जिंदा है तो तुम्हें विवाह करना ही होगा, तुम लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो उसने डेमोक्रेसी का चोला ओढ़ा और बंगाल वो सबसे अच्छी जमीन है जहां उन्होंने ये काम किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक टर्म के बाद ही जैसे बंगाली कुछ करता या बंगाल का वोटर कुछ करता, उन्होंने बूथ लूटना, तोलाबाजी, रिगिंग, हर तरह की हिंसा, एक गुंडों का इकोसिस्टम बनाना, ये सारे काम कर दिए और उसकी बदौलत उन्होंने 3 दशकों तक बंगाल में सराय। लेकिन भाई पोल पोट भी खत्म हुआ ना, सारे तानाशाह भी खत्म हुए ना, तो वो भी तो एक समय होना था। फिर एक बार 2012 में ममता बनर्जी को इलेक्ट नहीं किया बंगाल ने, बंगाल ने लेफ्ट को हटाया। और लेफ्ट को जब हटाया तो सामने उसने किसको पाया? ममता बनर्जी को एक ऑप्शन देते हुए। तो बट नेचुरल है वो चले आए। अब उसी मॉडल को ले आते हैं। ममता को उसने लेफ्ट के उस रिगिंग, उस गुंडागर्दी, उस तमाम ऐसी तोलाबाजी से लेके तमाम चीजों के आरोप में हटाया, ममता बनर्जी को लाया। 5 साल ममता बनर्जी को उसने देखा, उसने कहा अरे ये तो वही फिर हमारे साथ हो रहा है। लेकिन चूंकि उसकी एक साइकी है कि नहीं चलो एक मौका हो, लेकिन वहां एक बार फिर छल हुआ बंगाल के वोटर्स के साथ। ममता बनर्जी ने टीएमसी में उसी लेफ्ट के मॉडल को, तोलाबाजी को, उसी गुंडा काडर को, उसी कैरम क्लब को अडॉप्ट किया, अपने पेरोल पर रखा। और उसके बाद तीसरी बार 2 रिगिंग, पहला इलेक्शन ममता बनर्जी ने बंगाल में ईमानदारी से रिजिम चेंज किया लेफ्ट का, लेकिन बाकी 2 रिजिम जिस तरीके से वहां पर 3 दशकों तक लेफ्ट ने किया, वही ममता बनर्जी ने किया। लेकिन अब 30 साल और 15 साल, यहां पर एक बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जो कि आप दर्शक भी समझेंगे कि यार हाँ, इस बात में दम है, ये बतौलबाजी
नहीं कर रहा शर्मा बैठ के। अब यहाँ पर होता क्या है कि 2012 वो समय था जब धीरे धीरे इस देश में सोशल मीडिया, जिसको मैं जन मीडिया कहता हूँ, वो आया। कम्युनिकेशन का वॉरफेयर, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं। आप देखिए 2012 और 13 ही वो समय था जब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। यहाँ तक कि 2012 के लेट में गुजरात में उन्होंने पूरे भारत से बुला के सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की एक मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कर लिया था। तो उससे हुआ क्या, और आप 2014 से अब तक का इलेक्शन देखिए, हम लोगों के देखते देखते सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया। नरेंद्र मोदी के पहले चुनाव में उसने बड़ा रोल प्ले किया, आज भी करेगा, कल भी करेगा। लेकिन उससे हुआ क्या, उससे कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, सूचनाएं जल्दी पहुंचने लगी, जानकारियां एक दूसरे के पास जल्दी पहुंचने लगी। तो 32-33 साल में वेस्ट बंगाल के वोटर ने जो डिसीजन लेने में समय लगाया कि नहीं हमें लेफ्ट का रिजिम चेंज करना है, वो स्पीड डबल हुई और 32 साल बनाम ममता बनर्जी के 15 साल। आज बंगाल ममता बनर्जी की सत्ता हटाने के लिए तैयार खड़ा। वो बीजेपी को नहीं चुनेगा, सुन लीजिएगा, जो सामने विकल्प लेके आके खड़ा होगा बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, आपको वहां ये कहना है कि यस मैं आ रहा हूं, मुझे आना है, मैं यहाँ तैयार हूं, ममता को हटाइए, मुझको लाइए। आप देख रही हैं वेस्ट बंगाल का पूरा कैंपेन, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अमित शाह हो, ममता को हटाना है, महाजंगल राज हटाना है, क्योंकि यही साइकी है। और उसी साइकी पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ रही है। इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री के 6 वादे जो उन्होंने किए हैं, 6 भरोसा जो उन्होंने दिया अपनी रैली में, अब तो उनका मैनिफेस्टो भी आ गया है, लेकिन 6 अपने वादों में उन्होंने क्या किया, कौन कौन से वादे हैं? इनको हटाओ तो हम क्या करेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे, सारे केसेस, आर्थिक भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इनको हटाओ तब ये करेंगे, इनको हटाओ तब ये नरेंद्र मोदी की शैली नहीं है। आप बाकी चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो आप देखिए वो अपनी परफॉर्मेंस गिनाते हैं। वहां उन्होंने कहा कि इनको पीएम से चिढ़ है, ये हमारी पीएम की सेंटर की योजनाएं यहाँ लागू नहीं करती, जबकि प्रधानमंत्री इलेक्शन कैंपेन में अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, इतने करोड़ सिलेंडर दे दिए, इतने करोड़ शौचालय। बंगाल में आप ये चेंज देखेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल की ये साइकी है, वो सामने वाली सत्ता को हटाता है। अब लॉटरी खुल जाए सामने जो विकल्प लेके आया है, तो इस बार स्थिति वही है जो 2012 में लेफ्ट के सामने ममता बनर्जी की थी। इसीलिए आप एकदम अलग कैंपेन देख रही हैं वेस्ट बंगाल का। ममता बनर्जी कहती है हम इनको आने नहीं देंगे, और भाजपा कह रही है कि हम इनको हटाएंगे, क्योंकि इसी सेंटिमेंट पर बंगाली वोटर वोट करता है। विमेन वोटर्स इनकी कोर वोटर रही है ममता बनर्जी की। अगर उनसे बात करो तो वो कहती हैं ममता बनर्जी मुसलमान को फेवर करती है, पर हिंदू हमारे धर्म के लिए को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये विमेन वोटर्स को मैंने अपने पार्क में बात करी है। और वो यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था, मैंने यहाँ तो पलायन सा लग रहा हो रहा है मुझे। सब पार्क में बैठ के डिस्कस करते कि 1000 रुपए आ गए उनके अकाउंट में, तो वो अब जाने की सोच रहे हैं बंगाल। तो विमेन वोटर कैसे ममता से शिफ्ट होके बीजेपी में आएगा, ये कैसे करना होगा, बीजेपी को क्या करना होगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को संकेत देना है, और वो संकेत दे रही है, और 2 तरह के संकेत देना है। एक जेब की तरफ का संकेत, और दूसरा जो महिलाओं की समस्या है उस पर। आरजी कर की जो वो जूनियर डॉक्टर जिसके साथ ये पूरी घटना हुई थी, उसकी मदद को टिकट देना, ये क्या है? ये वो संदेश है। प्रधानमंत्री के 6 शपथों में से एक शपथ क्या है कि जितने पुराने मुकदमे हैं वो सारे खोले जाएंगे, वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी अपराध हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बंगाल कैसे बदल रहा है। संदेश खाली याद है, शाहजहां शेख सबको याद होगा, मुझे उम्मीद है कोई भूला नहीं होगा। संदेश खाली का पूरा मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? क्या वहां पर कोई आरएसएस गई थी? क्या वहां पर कोई लड़ाके गए थे? नहीं, संदेश खाली की लोकल महिलाओं ने वो पूरा आंदोलन उस नर पिचास शाहजहां शेख, यानी कि वो केमिस्ट्री है, वो आग है, और वो आग उसको केवल ये बताना है कि हम आपके लिए कंसर्न्ड हैं। आरजी कर की पीड़िता की मां को टिकट देना, और दूसरा मैंने एक कहा कि संदेश एक जेब की तरफ देना है। आपने 1000 रुपए की बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने कहा 3000 रुपए देंगे, ये अनाउंस कर दिया उन्होंने। और कम से कम भाजपा अपने संकल्प पत्र, और यहाँ तो संकल्प पत्र से आगे आप देखिए एक एक शब्दों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को स्पेशल वेस्ट बंगाल के फ्लेवर में लड़ रही है। बिल्कुल, हाँ। हर जगह ये मैनिफेस्टो कहते हैं, मैनिफेस्टो के बाद एक नया टर्म दिया था पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कि हम तो साहब संकल्प पत्र लाते हैं। अभी कल अमित शाह जी ने जब वहां पर लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या था? भरोसा पत्र।
शब्दों पर ध्यान दीजिए, संकल्प पत्र नहीं, भरोसा पत्र। यानी ये हमारा संकल्प नहीं है, ये आपका भरोसा है जो हम आपको दे रहे हैं। यानी 3,000 रुपए हम आपको देंगे। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो ऐसी पार्टी है जो बड़े से बड़े मुद्दे जैसे 370 राम मंदिर, उससे लेके छोटे से छोटे मुद्दे जो वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखती है उसको पूरा करती है। इस बात की क्रेडिबिलिटी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आप मुझे ये बताइए, एक मुझे कमर्शियल याद आ रहा है कि जब वही सफेदी और वही चमक कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। भारतीय जनता पार्टी इसी पे चल रही है कि अगर बंगाल में ममता दीदी ने महिलाओं को पैसे दे के उपकृत करके अगर किया है तो हम वो भी करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ये नैतिकता नहीं है। अरे साहब, किनारे रखिए नैतिकता। इलेक्शन नैतिकता की जमीन पर अगर लड़े जाते ना तो इस देश में अगर आप देखें तो 84 के बाद ही कांग्रेस रिजीम समाप्त हो चुका था। मैंडेट हमेशा यही कहता है। जो लोग आके 240 का ताना देते हैं वो बता दें इंदिरा गांधी की लाश के अलावा 84 वो लास्ट था जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था इस देश में। उसके बाद उसको कभी भी बहुमत के नजदीक भी मिला हो, 200 भी क्रॉस किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाईएस्ट 181 या 182 अगर मैं गलत नहीं। 135 आए थे ना, एक बारी 145 से और 125 ऐसे आए थे। तो बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसको मैं अगर एक वाक्य में कहूं तो बंगाल में भाजपा बंगाल का चुनाव बंगाल में बंगालियों के लिए बंगालियों द्वारा इस मोड में लड़ रहे। क्योंकि ममता की एक यूएसपी बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान। ये वही ममता बनर्जी है ना जो माँ माटी मानुष लेके आई थी। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। माँ माटी मानुष, माँ मतलब बंगाली जमीन, किसको आपत्ति होगी। मानुष मतलब पूरे बंगाली, और माटी। तो ये तीनों भावनात्मक मुद्दे और लड़ाका के हम अपनी माटी के लिए, हम अपनी माँ के लिए, हम अपनी मानुष के लिए लड़ेंगे। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के पास क्या है, इस बार भी 3 माँ है, 3 एम है, लेकिन वो एम माँ माटी मानुष नहीं है, वो मछली मुर्गा और मीट है, मटन है। हाँ, ये तो उसका चल रहा है इस बार। वो ये कह रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। तो कारण क्या है कि आप देखिए शुभेंदु अधिकारी लीड करते हुए नजर आए हैं। बंगाल भाजपा यूनिट ये इलेक्शन कैंपेन लीड करती आई है। ममता की यूएसपी है कि इसको बंगाली वर्सेस दिल्ली, गुजराती, मराठी, मतलब बंगाली वर्सेस बंगाली छोड़ के बाकी कुछ भी बना दो। ममता हमेशा ये चाहती हैं कि बंगाल का चुनाव वो ममता वर्सेस मोदी बना दे। मोदी ने इस बार मौका नहीं दिया। पिछली बार मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मोदी जी आपसे गलती हुई थी, दीदी ओ दीदी। खेल गई ममता बनर्जी, उसने बेड़ा कर। पर आपको क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी टांग तोड़वाएंगी, हाथ तोड़वाएंगी, सर तोड़वाएंगी, व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे, किस पे आएंगी आज इस बार? देखिए ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, इस बार हो ना पाएगा कुछ। उसकी वजह मैं बताऊं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऐसे ही बोल रहा हूं। उसकी वजह ये है कि बंगाल में एक जो उभार हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो पेस है उसने 38 से 40% का वोटिंग शेयर इनको दिया है। आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ भी हुआ है, सीटें घट गई हैं, लोकसभा में घट गई हैं, विधानसभा में उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज कहीं टस से मस नहीं हुआ। यानी जो बीजेपी के पास वोट शेयर है वो इंटैक्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सीटें घट गई, सीटें बढ़ गई। अच्छा, थोड़े से नंबर्स आपको बता देता हूं। SIR ने जो काम किया है उसको जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अगर आप देखिए तो ऑन एवरेज जो नंबर अब निकल के आएगा, पहले 19,000 था, लेकिन अब कुल मिला के नंबर जो फाइनल आएगा वो पर सीट एवरेज बैठेगा करीब 22 से 23,000 वोट की कमी का। वाह, फिर तो बीजेपी जीत गई। अब मैं बता रहा हूँ, ये एक लगभग 12% होता है। बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट शेयर में जो डिफरेंस था वो केवल 10% का है। अब इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि 10% का अंतर था, 12% तो इसमें चला गया, अब मामला फिट हो गया। नहीं, उन 25 to 23,000 जो वोट पर सीट कम हो रहे हैं उसमें जो लोग अब नहीं रहे वो हैं, जो परमानेंटली वहां से शिफ्ट हो चुके हैं वो हैं। लेकिन एक टेंटेटिव फिगर ये है कि लगभग 12 से 13,000, मैं 1,000 का मार्जिन ले रहा हूं, केवल 12 से 13,000 ऐसे वोट कम हुए हैं जो कास्ट होते थे, पढ़ते थे, और वो किसके थे? 99.99% वो टीएमसी के वोट। क्यों? लोग कहेंगे कि तुम कौन से ज्योतिषी हो गए, तुमको कैसे पता था कि वो 12-13,000 जो बिल्कुल कास्ट होते थे और वो इस बार पर सीट कम हो गए हैं, वो केवल टीएमसी के थे? तो भैया वो अवैध थे इसीलिए तो कटे हैं, वो फ्रॉड वोटर्स थे इसीलिए तो कटे हैं, वो बांग्लादेशी थे इसीलिए तो कटे हैं। और जो फ्रॉड वोटर्स थे, जो बांग्लादेशी थे, जो भारत की मतदाता सूची में वेस्ट बंगाल में रहने के पात्र नहीं थे, वो किसके वोटर हो सकते हैं? जरा सा स्वाभाविक रूप से आप मुझे बताइए। वो टीएमसी के अलावा क्या भाजपा के संघी वोटर हैं?
सही कह रहे तो हो। ये करीब 8% का गैप अकेले एसआईआर ने पाट दिया है। हाँ। अब उसके अलावा 2 फिगर और देता हूं, बंगाल के इलेक्शन में इवन बीजेपी कितनी सीटें पा सकती है, इसकी भी धुंधली तस्वीर दर्शकों आपके सामने तैयार हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया, 8% पर अब आ गया, मात्र 2% मैनेज करना है। अच्छा, 57 ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार 8,000 से कम मार्जिन से टीएमसी ने जीता, उसको तो अकेले एसआईआर ने खत्म कर दी। 50, इसीलिए मैंने कहा 57 सीटों पर तो अनअपोज्ड जीत चुकी है बीजेपी। बीजेपी बंगाल का यह चुनाव 57 सीट से शुरू कर रही है। वाह, 100 सीटें चाहिए और 103। चलिए अब उसके लिए एक फिगर देता हूं, कोई वो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको प्रॉपर दूंगा। जो ये 10% का वोट शेयर में टीएमसी आगे है, दरअसल टीएमसी की अगर आप टोटल सीटों में देखिएगा तो लगभग 50 से 55 ऐसी सीटें, नहीं 57 ऐसी सीटें, मुझे याद आ गया, 57 ऐसी सीटें हैं पायल जी जहां लाख 1.5 लाख की मार्जिन से टीएमसी ने वो सीटें जीती। उसके अलावा 135 ऐसी सीटें हैं जो जहां हार जीत 19,000 से लेके और 8,000 के बीच हुई है। मैंने 55 8,000 से नीचे का बताया, 135 आपको बता रहा हूं जहां 19-20,000 से लेके 8,000 के बीच। अब वहां पर अगर आप 12,000 पर सीट का कम करते हैं तो ये 57 सीट बढ़ के 80 सीट के आसपास ऑलरेडी आ जाती है। और टीएमसी का मैक्सिमम वोट शेयर जो लाख 1.5 लाख से था, अगर वो वहीं कन्फाइंड कर पाए तो लगभग वो 57 बनती हैं। इस हिसाब से अगर 40 के आसपास सीटों का और टॉपअप लगा दीजिए, 100 के आसपास की फिगर टीएमसी की निकल के आती है। ये बेस्ड ऑन एसआईआर और एसआईआर के सामने पिछली परफॉर्मेंस यहां मैं रख रहा हूं। अभी मैंने बीजेपी का कोई ग्राउंड नहीं जोड़ा, कोई काम नहीं जोड़ा, कोई इनाम नहीं जोड़ा, हटाना नहीं जोड़ा। और एक चीज और जो मैं अपने सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूं, मैं बंगाल जा भी रहा हूं, कल से मैं 1 हफ्ते बंगाल रहूंगा। मैं आपको बंगाल के सेंटिमेंट का एक बिल्कुल वो पॉइंट बता रहा हूं। बंगाल में बहुत दिनों के बाद, दशकों के बाद हिंदू आइडेंटिटी जमीन पर खड़ी हो गई है। आई एम टेलिंग, सही कह रहे हैं। इसके 2 छोटे छोटे आपको वानगियां बताता हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि भाई पतीली का चावल पक गया है, एक चावल से पता चल जाता है। रामनवमी के जुलूस को डिस्टर्ब करने के बाद का रिएक्शन पतीली का वो एक चावल है, जहां पर फील ऑफ कि हम और हमारी अस्मिता वो खतरे में है। डेमोग्राफी सामने बदलते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज और बताऊं, बड़ी स्मार्टली ये काम किया है बीजेपी ने इस बार इलेक्शन कैंपेन जो वो चला रही है। उसने बंगाली प्राइड, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली हेरिटेज, बंगाली जितनी भी चीजें हैं उन सबको इसके साथ, यानी सनातन और हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी है उसके साथ बहुत शानदार तरीके से ब्लेंड कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी अलग नहीं कर पा रही हैं और मछली मीट नहीं खाने देंगे, मछली नहीं खाने देंगे, इस वाले मामले पे आ रही हैं कि तुमको तो 1 नंबर का पंडित बना देंगे, तुमको अंडा नहीं खाने देंगे, क्योंकि वो जान गई हैं कि बंगाली प्राइड को हिंदुत्व के साथ बड़ा अच्छा ब्लेंड कर दिया है बीजेपी ने। इसलिए वो कह रही हैं कि अरे रे रे रे, हम तो यहाँ दुर्गा पूजा में भी 2 हिलसा मछली का जब भोग लगाता है तो उसको बंगाली कल्चर में बड़ा अच्छा माना जाता है। और सोचो अगर ये आ गया तो ये लोग तो तुमको मीट नहीं खाने देगा, तुमको मछली नहीं खाने देगा। तो ये कुछ स्मार्ट मूव बीजेपी के हैं। और ये हिंदू सेंटिमेंट वहां जगह कैसे है, इसके 2 कारण। बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, बांग्लादेशी हिंदू, उसने आप देखिए बंगाल का हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो अपने आप को बांग्लादेश से साइकोलॉजिकल अटैच्ड पाता है और वो बड़ा नेचुरल है। माफ कीजिएगा, इससे हल्के फुल्के समझ में लोग जो बांग्लादेशी कह देते हैं। और अभी 3 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा है ये तुमको बांग्लादेशी बोलेगा, ये बिहारी लोग है, इनका सरकार आया तो सबको बांग्लादेशी बोलेगा क्योंकि तुम बंगाली बोलता है। अब ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसको वो अपने साथ हुआ महसूस कर रहा है और आंखें उसकी खुली हैं कि मुर्शिदाबाद बगल में है, मालदा बगल में है, ये सब कुछ हो रहा है। और तीसरा, उसने आंखों से देखा है कि जब पूरे बंगाल के अलग अलग शहरों से एसआईआर के बाद जो भगदड़ मची है और उसने बस्तियां खाली होते हुए देखी हैं, मेडों की कमी देखी है, फल वाले गायब होते देखे हैं, मजदूर गायब होते देखे हैं, ठेले टपरी वाले गायब होते देखे हैं, तो उनके सामने अब खुली आंखों से वो नंबर दिखाई दे रहे हैं कि इतने इनक्रूचर्स थे। इन सारी चीजों ने इस बार ममता बनर्जी की वो और उसके ऊपर कि ममता की सत्ता को हटाने से अब क्या फायदा बंगाल को मिलना है, ये भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरा पहले बंगाली में इस चुनाव को जमने दिया और इतनी लेट एंट्री किसी भी
विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, 5 तारीख से उनकी पहली रैली शुरू हुई है, तब जबकि वो जमीन तैयार हो चुकी है। तो इसलिए बंगाल सत्ता बदलने का आदी है, सत्ता से हटाता है, उसके एवज में कोई चुनाव जीत जाए और चुनाव वो जीतता है, सरकार उसकी बन जाती है जो सामने विकल्प लेके तैयार होता है। और एक फैक्टर चलते चलते जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार लेफ्ट बड़े कायदे से चुनाव लड़ रही है सारी सीट। कांग्रेस इस बार सारी सीटों पर बड़े कायदे से चुनाव, ओवैसी सीमांचल की सीटों पर बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़। मैं गिरी से गिरी हालत में अगर 1% 1.5% वोट शेयर भी दे दूं पैन बंगाल, तो करीब 4% का ये डेंट नेचुरली किसको लगेगा, टीएमसी को छोड़ के। सही कह रहे हैं आप। तो 10% का वोट शेयर का अंतर। आपने तो बीजेपी को जिता ही दिया है, बस आपने तो इतनी स्टडी नहीं, अगर मैंने नारों में कहा हो तो मैंने तो फैक्ट रखे हैं, फिगर्स रखे हैं। अभी इस आधार पर, और मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बीजेपी को जिता नहीं रहा हूं। हाँ, ममता बनर्जी हारने की स्थिति में पहुंच रही है, मैं ये बता रहा हूं। ये वो बंगाल है कि अगर मजबूती से लेफ्ट ने इसी चुनाव में कह दिया और ये नरेटिव डेवलप कर ली गई, जो कि वो नहीं कर रही है या कर पा रही है, कि मैं आ रहा हूं सत्ता में, तो बंगाल की जनता उसको दे देगी। कांग्रेस अगर ये विकल्प दे दे, क्योंकि वो सत्ता से हटाती है, अब सामने कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, इनमें से जो मजबूती से कहेगा कि हम हैं विकल्प, ममता को हटा के उसको दे देगी। मैं कहां बीजेपी को जिता रहा हूं, मैं तो स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को अब तक पूरी जान झोंक देनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं कहां गायब है। He's not interested. आप बताइए, फिर मतलब टाइम पास के लिए कैंडिडेट उतार दिए, नहीं उतारना चाहिए, पैसे मिलते हैं ना, टिकट। तो देखिए बंगाल का सेंटिमेंट अभी भी वही है, कोई नया सेंटिमेंट नहीं है। बंगाल हमेशा सत्ता से बेदखल करता है। अब उस बेदखली में सामने कौन आ जाए, तो सरकार तो किसी न किसी को बनानी है, तो वो बीजेपी इस बार, बीजेपी सिर्फ इतना कह रही है कि हम तैयार हैं, मजबूती से तैयार, और मतदाता सूची का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, और उसी के साथ साथ हैवी डिप्लॉयमेंट, और जिस तरीके से डर का माहौल की समाप्ति। और ये छोटी बात नहीं है कि गृह मंत्री जब कहते हैं कि मैं 15 दिन यही कैंप करूंगा, मैंने कई जगह और कहा कि आप इस बात से निश्चिंत रहें लोग कि ममता बनर्जी के सामने अमित शाह बंगाल में 15 दिन भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए नहीं रुक रहे, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था बेहद कम, बंगाल में रहते हुए भी उनकी रोड शो बहुत कम दिखाई देंगे, उनकी रैलियां बहुत कम दिखाई देंगी। अमित शाह वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ लेवल की टीम है, उसको मजबूत, उसको संबल करने के लिए। और एक फिगर और बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्बन बंगाल, खासतौर से कलकत्ता, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद्य किला है। बहुत फूहड़ परफॉर्मेंस रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग 12 से 13 लाख वोट पूरे अर्बन बंगाल यानी कलकत्ता रीजन में हैं, जो राजस्थानी मूल के लोगों के हैं, जो हिंदी भाषी मूल के लोगों के लिए हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहते, वेल सेटल्ड हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, तमाम है वहां की इकोनॉमी में, वो करते हैं। लेकिन वो धंधे वाले लोग हैं, ये उन तोलाबाजों से, इन गुंडों की वजह से वोट कास्ट करने जाते ही नहीं थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो छोटे छोटे बूथ अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में वो जो क्रिएट किए हैं, उससे वो 12-13 लाख वोटर्स को मोबिलाइज होने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। और एसआईआर ने एक ग्राउंड तैयार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, के बारे में मैं इस देश के इतिहास में, पायल जी, मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है कि जब इलेक्शन कमीशन का कस्टोडियन बन के बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और ये शुभ है इस देश के लिए। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं है, तो इस बार चाहे टांग तोड़वा लें, इस बार चाहे दीदी कुछ कर लें। दरअसल बंगाल की जनता भाजपा की सरकार बनवाने के मूड में नहीं है, ममता दीदी की सरकार हटाने के मूड। क्योंकि मेरे को ये भी है कि ये आरएसएस ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है जमीन पे, जो काम उसके बारे में बहुत ज्यादा, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, वो डांट पड़ जाती है इन लोगों से। कोई न कोई आके नीचे टोक देगा आपको कि आप लोग खुल के इतना क्यों बात कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आरएसएस इस शैली पे काम कर रही है कि एक हाउस होल्ड से वोट कास्ट करने के दिन के पहले 5 बार 1-to-1 कम्युनिकेशन, ये छोटी चीज नहीं। चलिए, नहीं बोलते कहीं उन्हीं के पीछे ना पड़ जाए टीएमसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।